स्वागत है आप सभी का हमारी जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान की जो इतिहास है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की हमने कई क्लासें हमारी ले ली हैं। और उसके बाद जो हमारी जो पिछली क्लास में जो हमने जो पढ़ा था वो कौन था, राव जोधा था। राव जोधा के बारे में हमने पढ़ा है ना। राव जोधा के हम पुत्रों की बात कर रहे थे हम हमारी क्लास में अंत में, है ना। उसमें बात की थी राव जोधा की 5 पुत्रों के बारे में हमने बात की थी जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन थे आपको याद होगा। एक तो निम्बा था, एक दूंदा था, है ना। और कौन था, सातल था, सूजा था, और एक था जिसको 5वां पुत्र कहा जाता था, कौन था, बीका था। बीका कहाँ चला जाता है, बीकानेर चला जाता है कब, 1465 ईस्वी में, यानी कि जांगल प्रदेश में। और क्या कर देता है, 1488 ईस्वी में क्या करता है, वो क्या करता है, बीका 5वां पुत्र क्या करता है, राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। और जो दूंदा था, है ना, वो क्या करता है, मेड़ता में जाकर राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। और जो सबसे बड़ा था कौन, निम्बा, उसकी क्या हो जाती है, बचपन में मृत्यु हो जाती है। और जो दो पुत्र कौन कौन से बचे, एक बचा सातलदेव राठौड़ और एक बचा सूजा राठौड़, है ना। उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। राव जोधा के बाद जो अगला शासक बना वो बना राव सातलदेव राठौड़, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। हमने राव जोधा का शासनकाल समाप्त किया था, कहाँ पर समाप्त किया था, आप सभी के याद होगा। कहाँ पर किया था, 1589 ईस्वी में। कब क्या था, 1489 ईस्वी में किसका शासनकाल समाप्त किया था, हमने किया था इसके पिता किसका, राव जोधा का शासनकाल। इसके पिता का शासनकाल समाप्त किया था 1489 ईस्वी में। तो इसका शासनकाल शुरू होगा किसका, राव सातलदेव का, है ना। कब होगा, 1489 से स्टार्ट होगा इसका। और कहाँ तक जाएगा, 1492 ईस्वी तक। कहाँ तक जाएगा, 1492 ईस्वी तक क्या रहेगा, इसका रहेगा क्या, शासनकाल किसका, सातलदेव राठौड़ का। ठीक है। और ये सातलदेव राठौड़ है ना, इसके शासनकाल में सिर्फ एक घटना महत्वपूर्ण होती है, वो घटना होती है कौसानी का युद्ध। कौसानी का युद्ध होता है इसके शासनकाल में, एक घटना महत्वपूर्ण होती है, वो है कौसानी का युद्ध, है ना। इसके समय में होता है 1492 ईस्वी में। कौन सी घटना होता है, कौसानी का युद्ध। कौसानी का युद्ध, है ना। ये घटना है ना, कौसानी का युद्ध। राव सातलदेव के शासन काल में ये सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है 1492 में, कौसानी का युद्ध। इस कौसानी के युद्ध में होता क्या है वो आपको मैं बताता हूँ कि जो ये कौसानी का युद्ध है, कौन सा, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौसानी का युद्ध, है ना। इसमें होता क्या है कि ये राव सातलदेव है, ये कहाँ का शासक है, मारवाड़ का शासक है। और इसके समकालीन जो था अजमेर का, हम बात करें किसकी, अजमेर की। किसकी बात करें हम, अजमेर की। अजमेर का जो शासक था, यानी कि अजमेर का शासक कौन, अजमेर का शासक था अजमेर का मल्लू खां। कौन था, अजमेर का शासक था मल्लू खां। मल्लू खां, है ना। और इस मल्लू खां का एक क्या था, सेनापति था। क्या था, सेनापति। इस मल्लू खां का था सेनापति, कौन था, गुडेल खां। कौन था, गुडेल खां, है ना। मल्लू खां था, इसका सेनापति था कौन, गुडेल खां, है ना। ये गुडेल खां है ना, इधर ये सातलदेव राठौड़ का एक गांव था, पिपाड़ी नाम का गांव था, है ना। वहां आ जाता है कौन, ये गुडेल खां, है ना। और क्या होता है कि सातलदेव राज्य की जो पिपाड़ गांव है, कौन सा गांव है, पिपाड़ गांव, उसकी, है ना, 140 कंवारी कन्याएं क्या है, गौरी पूजन के लिए जा रही थी। कहाँ जा रही थी, गौरी पूजन के लिए जा रही थी। तो उन 140 कंवारी कन्याओं पर नजर पड़ जाती है इस गुडेल खां की। किस, मल्लू खां के सेनापति कौन, गुडेल खां की नजर पड़ जाती है। और क्या करता है ये गुडेल खां, उन 101 कंवारी कन्याओं को क्या करता है, 140 कंवारी कन्याओं को मैं बाद में बताऊंगा, है ना। 140 कंवारी कन्याओं को क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। और कहाँ ले जाता है, अपहरण करके ले जाने लगता है, कहाँ पर, अजमेर। अजमेर जैसे ही ले जाने लगता है तो क्या होता है, जैसे ही अजमेर ले जाता है तो क्या होता है कि जो वो होता है, कौन होता है, ये राव सातलदेव को जब इस बात का पता चलता है कि उसके राज्य की 140 कंवारी कन्याओं को अपहरण करके ले जा रहा है कौन, गुडेल खां अजमेर, तो वो अपने तीर कमान लेकर आता है और इस गुडेल खां से युद्ध करता है ना। युद्ध होता है कौसानी का युद्ध, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये युद्ध है, इस समय में, इसके समय में ये घटना होती है। ठीक है। और क्या होता है कि ये सातलदेव इस गुडेल खां का सिर काट देता है, और इसका सिर काट कर किसको दे देता है, इन 140 कंवारी कन्याओं को दे देता है। ठीक है।
और फिर ये 140 कंवारी कन्याएं क्या करती हैं, उसके सिर के साथ गुड़ला नृत्य करती हैं। और इसी के साथ शासन काल में, किसके, राजा सतलदेव के शासन काल में मारवाड़ में एक प्रसिद्ध नृत्य स्टार्ट होता है, वो होता है कौन, गुड़ला नृत्य। उसकी बात करेंगे हम। इस कौसानी के युद्ध की बात कर लेते हैं एक बार हम ठीक से, अच्छी तरह से, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे किसकी, गुड़ेल खां। कौन है, अजमेर का शासक कौन है, मल्लू खां है। मल्लू खां का सेनापति कौन है, गुड़ेल खां। ये आता है कहाँ पर, कौन, मल्लू खां। मल्लू खां है कौन, ये गुड़ेल खां है, जो आता है पीपाड़। कहाँ पर, पीपाड़। पीपाड़ में 140 कंवारी कन्याएं 140 कंवारी कन्याएं जा रही थी। कहाँ जा रही थी, गौरी पूजन के लिए। कहाँ जा रही थी, गौरी पूजन के लिए। कहाँ जा रही थी, गौरी पूजन के लिए जा रही थी। कौन जा रही थी, 140 कंवारी कन्याएं। इस गुड़ेल खां की क्या पड़ जाती है, इन पर पड़ जाती है नजर। क्या पड़ जाती है, नजर पड़ जाती है। जैसे ही इस गुड़ेल खां की इन 140 कंवारी कन्या पर क्या पड़ जाती है, नजर, तो नजर पड़ता है, तो ये क्या कर लेता है, इन सभी का क्या कर लेता है, अपहरण कर ले जाता है। कहाँ पर, अपहरण कर अजमेर ले जाने लगता है। अजमेर ले जाने लगता है। कौन, ये गुड़ेल खां की नजर पड़ती है किस पर, इन 140 कंवारी कन्याएं जो गौरी पूजन के लिए जा रही थी, उन सब का क्या कर लेता है, ये गुड़ेल का अपहरण कर लेता है। और कहाँ ले जाने लगता है, अजमेर ले जाने लगता है ना। जैसे ही इस बात का पता चलता है किसको, सातलदेव को, जब इस बात का पता चलता है तो क्या करता है, ये सातलदेव आता है अपने तीर कमानों को लेकर, और क्या करता है, इस पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है। कब करता है, 1492 ईस्वी में, है ना। युद्ध होता है, कौशानी का युद्ध होता है, ठीक है। आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में क्या होता है कि ये सारा सातलदेव है, इस गुड़ेल खां के क्या कर देता है, सिर को काट देता है। गुड़ेल के सिर को काट देता है। गुड़ेल खां के सिर को काट देता है। सिर को काट देता है। कौन काट देता है, ये राजा सातलदेव। किसका, गुड़ेल खां को, इस युद्ध में, कौन से, कौसानी के युद्ध में। और सिर को किसको दे देता है, सिर को दे देता है इन 140 कंवारी कन्याओं को दे देता है। सिर को 140 कंवारी कन्याओं को क्या दे देता है, सिर को काट कर दे देता है। जैसे ही सिर को काट कर दे देता है तो ये 140 जो कंवारी कन्या है, इसके सिर के साथ क्या करती हैं, एक नृत्य करती हैं। उस नृत्य का नाम है गुड़ला नृत्य, है ना। 140 कंवारी कन्याएं 140 कंवारी कन्याएं सिर के साथ गुड़ला नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं, गुड़ला नृत्य करती हैं। कौन सा, गुड़ला नृत्य करती हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुड़ला नृत्य का जो प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था। तो गुड़ला नृत्य का जो प्रारंभ हुआ था वो राव सातलदेव के शासन काल में क्या हुआ था, गुड़ला नृत्य का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। कौन करते हैं, 140 कंवारी कन्याएं। गुड़ले खां का सिर को कौन काट देता है, राव सातलदेव काट देता है, ठीक है। एक बात इसको पुनः समझ लें, क्या होता है कि राव सातलदेव कहाँ का शासक है, मारवाड़ का शासक है। किसके बाद शासक बना है, ये अपने पिता राव जोधा के बाद कहाँ का शासक बना है, मारवाड़ का शासक बना है, ठीक है। इसका शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1489 ईस्वी से लेकर कहाँ तक रहता है, 1492 ईस्वी तक क्या रहता है, इसका शासनकाल रहता है। और इसके समकालीन अजमेर का मल्लू खां होता है। मल्लू खां का सेनापति गुड़ेल खां होता है। ये अजमेर के पिंपाड़ गांव से गुजर रहा होता है, कौन, गुड़ेल खां। तो इसकी नजर का इस पर पड़ जाती है, 140 कंवारी कन्याएं होती हैं, उन पर इनकी क्या पड़ जाती है, गुड़ेल खां की क्या पड़ जाती है, नजर पड़ जाती है। और ये 140 कंवारी कन्याएं कहाँ जा रही थी, गौरी पूजन के लिए जा रही थी। जैसे ही नजर करती है गुड़ेल खां की तो यह अपहरण कर ले जाने लगता है, कहाँ पर, अजमेर।
किनको, इन 140 कुंवारी कन्याओं को। जब इस बात का पता चलता है राव सातल देव को, तो सातल देव आक्रमण कर देता है 1492 ईस्वी में, है ना, युद्ध होता है, कौसानी का युद्ध होता है इस समय। और इसमें क्या होता है, गुडेल खां का सिर को काट देता है कौन, राव सातल देव, और उस सिर को इन 140 कुंवारी कन्याओं को क्या दे देता है। और ये 140 कुंवारी कन्याएं उसके सिर के साथ क्या करती हैं, गुड़ला नृत्य करती हैं, ठीक है, गुड़ला नृत्य करती हैं। एक बात और ध्यान रखना, एक बात यह कि गुडले खां की एक पुत्री होती है कौन, गिंदोली नाम की एक पुत्री होती है, किसकी, गुडले खां की, गुडले की पुत्री, इधर लिख देता हूं मैं, गुडले की पुत्री, गुडले की पुत्री होती है गिंदोली। पुत्री कौन है, गिंदोली ने क्या किया, गिंदोली ने गुड़ला त्योहार का प्रारंभ किया। गुडले की पुत्री गिंदोली ने गुड़ला त्योहार प्रारंभ किया। कौन सा, गुड़ला त्योहार प्रारंभ किया। किसने किया गुड़ला त्योहार प्रारंभ, ये जो गुडले खां है, इसकी पुत्री है कौन, गिंदोली क्या करती है कि गुड़ला त्योहार का प्रारंभ करती है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, ये आपको मैंने पुनः समझा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है बाद में, क्यों, इसकी राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है राव सातल देव की मृत्यु, जो होती है वो होती है कब, 1492 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु भी लिख सकते हैं हम, मृत्यु किसकी, इस राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है 1492 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद इसका भाई है वो शासक बनता है, अगला कहाँ का शासक बनता है, अगला वो बनता है कहाँ का, मारवाड़ का शासक बनता है। कौन बनता है मारवाड़ का शासक, राव सूजा, इसका भाई है कौन सा, इसका छोटा भाई है राव सूजा, वो कहाँ का शासक बन जाता है, मारवाड़ का। और अभी हमने किसकी बात की, राव सातल देव की। इसके समय एक घटना घटती है, वो कौन सी घटना है, कौसानी का युद्ध होता है 1492 ईस्वी में। इसमें अजमेर का मल्लू खां का सेनापति होता है कौन, गुडेल खां, उसकी नजर पड़ती है 140 कुंवारी कन्या को अपहरण कर अजमेर ले जाता है, ठीक है। लेकिन जब राव सातल देव को पता लगता है तो उसको सिर को काट देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, राव सूजा की, किसकी, इसके भाई राव सूजा की अगर बात करें तो इसका शासनकाल होगा कहाँ से, 1492 ईस्वी से होगा कहाँ तक, 1515 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा, राव सूजा का शासनकाल रहेगा। इसके समय में क्या घटना घटती है, इसके समय में होती है क्या, इसके समय किसके, राव सूजा के समय में इसका एक भाई था, हमने बात की थी, जिसकी हमारी जो क्लास शुरू की थी हमने, उसमें शुरू में बात की थी हमने राव बीका की, जो 1465 ईस्वी में कहाँ जाकर चला गया था, जंगल प्रदेश चला गया था, ठीक है, कहाँ, जंगल प्रदेश। और वो क्या करता है, जंगल प्रदेश में जाकर क्या कर देता है, राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है 1488 ईस्वी में। उसकी बात की थी तो उसका आक्रमण होता है इसके समय में, किसका भाई बीका का आक्रमण, भाई बीका का क्या होता है, आक्रमण होता है इसके शासन समय में। क्या होता है, इसके भाई बीका का क्या होता है, आक्रमण होता है। भाई बीका है वो आक्रमण क्यों करता है, राज्य चिन्हों के लिए आक्रमण करता है, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे राज्य चिन्ह किसके लिए आक्रमण करता है, राज्य चिन्ह के लिए आक्रमण, राज्य चिन्ह के लिए क्या करता है, आक्रमण करता है। कौन करता है, राव बीका, भाई बीका है जो इसका राव सूजा का, वो क्या करता है, राज चिन्हों के लिए क्या करता है, राज चिन्ह के लिए क्या कर देता है, आक्रमण करता है। अब आप समझे राज चिन्ह कैसे है ना, कि ये बीका है ना, इसका जो पिता होता है, इन सभी का जो पिता होता है कौन, राव जोधा, वो कहता है कि तुम जंगल प्रदेश में हो जाओ, राठौड़ राजवंश की स्थापना करो। तो ये कहता है बीका किससे, अपने पिता से, कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं तो हमारे क्या है जो कुल है उससे अलग ही हो जाऊंगा। तो इसका जो पिता कहता है तुम वहां पर जब राठौड़ राजवंश की स्थापना करोगे तो हम तुम्हें हमारे राज चिन्ह दे देंगे, जिससे तुम हमारे कुल से अलग नहीं होगे, है ना, ऐसा कहता है। और जब ये कहाँ पर, जंगल प्रदेश में यानी कि बीकानेर में जाकर जब क्या कर देता है, राठौड़ राजवंश की स्थापना कर देता है, लेकिन इसको क्या नहीं देते हैं, राज चिन्ह नहीं दे देते हैं। तो क्या करता है, ये राज चिन्हों के लिए आक्रमण कर देता है। किस, राव सूजा के शासन समय में क्या कर देता है, राज चिन्हों के लिए आक्रमण कर देता है। तो क्या होता है, आक्रमण कर दिया तो फिर इन दोनों भाई हैं, युद्ध हो रहा है, तो इनकी माँ होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इनकी माँ होती है कौन, जशमा देवी, वो क्या करवा देती है, इनमें क्या करवा देती है, मध्यस्थता। अब है ना, इसमें और इसमें क्या करवा देती है, मध्यस्थता। किसने करवाई, मध्यस्थता
मध्यस्थता करवाई, मध्यस्थता जो करवाई वो करवाती है इनकी माँ। कौन? जसमादे। जसमादे माँ करवा देती है, इनमें क्या करवा देती है? मध्यस्थता करवा देती है। और क्या करती है? इसके कहने पर, किसके कहने पर? जसमादे के कहने पर राजसूजा क्या करती है? राजसूजा क्या कर देता है? इसको कुछ चिन्ह, राज चिन्ह दे देता है। जसमादे जसमादे के कहने पर कुछ राज चिन्ह, कुछ राज चिन्ह बीका को दे दिए। किसको दे दिए? बीका को दे दिए। किसको दे दिए? बीका को दे दिए। किसने दे दिए? राजसूजा दे दिए। किसके कहने पर? जसमादे के कहने पर। ठीक है। और क्या होता है? हमने बात की राजसूजा की। 1492 से 1515 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके समय में राजसूजा का भाई कौन होता है? बीका। उसका क्या होता है? आक्रमण होता है ना। और किसके लिए आक्रमण होता है? वो राज चिन्हों के लिए क्या होता है? आक्रमण होता है ना। तो जब भाई भाई झगड़े कर रहे हैं तो माँ को अच्छा नहीं लगता है और क्या करवा देती है? वो इन दोनों में क्या करवा देती है? मध्यस्थता करवाती है। इनकी माँ कौन होती है? जसमादे होती है। वो मध्यस्थता करवाती है। मध्यस्थता में क्या होता है? कहती है अपने पुत्र राजसूजा से कि तुम जो कुछ राज चिन्ह है वो किसको दे दो? अपने भाई किसको? बीका को दे दो। तो जब कौन? राजसूजा क्या राज चिन्ह दे देता है तो ये बीका पुणे चला जाता है। कहाँ पर? जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर चला जाता है। फिर इसके समय में ये घटना होती है ना। और इससे अगला जो मारवाड़ का शासक जो आता है वो होता है राव गंगा। कौन होता है? राव गंगा, जिसकी है ना जो इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इसकी है ना जो हत्या की थी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी हत्या राव गंगा की इसके ही पुत्र ने की थी। इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है कि कहा जाता है कि मारवाड़ का पितृहंता कौन होता है? तो है ना, तो राव मालदेव होता है वो तो, लेकिन किसकी हत्या करता है? वो राव गंगा की हत्या करता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ना थोड़ा सा। हम बात करें राव सूजा की बात की। अब बनता है कौन? राव गंगा। कौन? राव गंगा। राव गंगा कहाँ का है? ये राव गंगा है जो कहाँ का है ना, जो राव गंगा है ये मारवाड़ का है। इसका शासनकाल अभी कहाँ तक पढ़ा हमने? 1515 तक पढ़ा। तो इसका शुरू होगा कहाँ से? 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहेगा? इस राव गंगा का शासनकाल रहेगा 1515 से 1532 ईस्वी तक। ठीक है। इसके समय क्या होता है? इस सन के बीच में आपको एक घटना दिख रही होगी का खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है। कब? 1527 में। किस किस के बीच हुआ था खानवा का युद्ध? आपको याद हो? दिल्ली का कौन था? बाबर था। और मेवाड़ का कौन था? राणा सांगा था। इनके बीच क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध में क्या हुआ था? ये राव गंगा है। राव गंगा क्या करता है? उसकी सहायता करता है। किसकी? राणा सांगा की। और क्या करता है? अपने पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? मालदेव को, जो इसका जो पुत्र है मालदेव, उसको 4000 सैनिक सहायता के साथ कहां भेज देता है? राणा सांगा की क्या करता है? सहायता, खानवा के युद्ध में सहायता करने के लिए भेजता है। पुत्र राम मालदेव को 4000 सैनिक सहायता लेकर, क्या 4000 सैनिक सहायता लेकर राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजा। कहाँ भेजा? खानवा के युद्ध में भेजा। खानवा के युद्ध में क्या करता है? भेजता है। क्या करता है? भेजता है। किसको भेजता है? मालदेव, अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक सहायता लेकर राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजता है। कौन भेजता है? राव गंगा। कब? खानवा का जब युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। ठीक है। उसमें क्या करता है? ये जो राम मालदेव है ये क्या करता है? ये राम मालदेव है ना, राव गंगा पुत्र, जो इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा होता है वो क्या होता है? घायल हो जाता है। तो क्या करता है? घायल सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालता है। क्या करता है? ये राम मालदेव घायल सांगा को क्या कर देता है?
घायल सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालता है। कौन निकालता है युद्ध क्षेत्र से बाहर? कौन निकालता है? ये मालदीव निकालता है। किसको निकालता है? सांगा को निकालता है, जब घायल हो जाता है युद्ध क्षेत्र में, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या, ये खानवा युद्ध समाप्त हो जाता है, इसको निकाल देता है। ठीक है, अब हम राव गंगा की बात कर रहे हैं ना। इसका पुत्र होता है ये राव मालदेव, और ये क्या कर देता है, इसको कहा जाता है क्या, ये क्या कर देता है कि जो राव मालदेव है ये अपने ही पिता कौन, राव गंगा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? 1531 ईस्वी में क्या कर देता है, जो एक दुर्ग होता है, कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग की छत से नीचे फेंक देता है। छत से नीचे अपने पिता को फेंक देता है। किसको फेंक देता है? राव गंगा को फेंक देता है। कौन फेंक देता है? मेहरानगढ़ दुर्ग की छत से नीचे अपने पिता को फेंक देता है। कौन? राव मालदेव। कौन है इसका पिता? राव गंगा को छत से नीचे फेंक देता है। इसलिए इस राव मालदेव को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का पितृहंता कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? प्रथम पितृहंता। राठौड़ वंश का क्या कहा जाता है? राठौड़ों का प्रथम पितृहंता। क्या कहा जाता है? राठौड़ों का प्रथम पितृहंता क्या है? प्रथम पितृहंता है। प्रथम पितृहंता है। कौन है प्रथम पितृहंता जो है वो कौन है? राठौड़ों का प्रथम पितृहंता राव मालदेव है। ठीक है, ये याद रखना। कौन है? राव मालदेव राठौड़ों का क्या है? प्रथम पितृहंता होता है। ठीक है, लेकिन राव गंगा, एक बात तो ये मिलती है कि राव गंगा के बारे में कि इसकी हत्या कैसे होती है, कि मेहरानगढ़ दुर्ग की छत से नीचे फेंक देता है। कौन? मालदेव। एक तो ये बात घटना मिलती है ना। दूसरी घटना ये भी, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो ये राव गंगा है ये क्या करता था, अफीम का सेवन करता था। इसलिए अफीम का सेवन इसने उस समय बहुत अत्यधिक कर लिया था, और क्या, छत से पैर फिसलने के कारण ये छत से नीचे गिर गया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, लेकिन हमको इसको याद नहीं रखना है। हमको याद क्या रखना है? हमको याद नहीं रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की छत से नीचे फेंक देता है। कौन? राव मालदेव अपने पिता को। और क्या कहलाता है ये? राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कहलाता है। ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राठौड़ राजवंश का, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कौन है, तो वो कौन है? राव मालदेव है। याद रखना। द्वितीय पितृहंता जब हम हमारी अगली क्लासें लेंगे उनमें जब आएगा तब बताएंगे हम। ठीक है, हमने बात की आज किस की? राव सातलदेव को हमने पढ़ा, राव सूजा को हमने पढ़ा, और राव गंगा को हमने पढ़ा, है ना। इसके बाद जो अगला शासक बनता है कौन? पितृहंता हो गया। पितृहंता की मृत्यु कर दी किसकी? अपने पिता की। तो शासक कौन बनेगा? राव मालदेव बनेगा। ठीक है, अगला शासक बड़ा ही रोमांचकारी शासक रहेगा। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे हमारी अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।